नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री पेज के क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 में आपका स्वागत है। इस क्रैश कोर्स में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन हम करवाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कंबाइंड होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन JEE और नीट दोनों के होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट दी जाती है और जो भी डाउट मेरे पास आते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करवाता हूं। तो इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और आपकी स्क्रीन के सामने और इस वीडियो में कुछ लिंक दिए हैं, उन्हीं लिंक के माध्यम से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 2020 के सारे पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और चैप्टर होने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन 2020 में आए हैं और उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। शुरू करें। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो यहां पर ये एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें ये एक ग्रुप अटैच्ड है और सबसे पहले इसके साथ हमें रिएक्शन करानी, बाद में इसके साथ करानी है। तो बच्चों, जो पहला हमारे पास कंपाउंड है ये एक बेस है और बेस कैसा, पोटेशियम सॉल्ट का टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, यानी ये इस तरह का कुछ है O और K, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन बल्की बेस है ना। और हीट दे रखा है, हीट का मतलब यहां पर जो है कोई चीज रिमूव होगी। तो दो ग्रुप रिमूव हो गए, एक तो ये वाला ग्रुप रिमूव होगा और दूसरा एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर। अब देखिए, ये ग्रुप तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा, परफेक्ट, और इस पर आ जाएगा कार्बोकैटायन। और अब एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, बीटा कार्बन से। तो दो बीटा कार्बन है, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। तो सेटजफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। लेकिन बच्चों, यहां पर बेस बल्की है, बल्की बेस। तो बल्की बेस में प्रोटॉन उस जगह से निकलता है, या बल्की बेस उस कार्बन से प्रोटॉन को निकालता है जिस कार्बन में लेस हिंड्रेंस होता है। और बच्चों, लेस हिंड्रेंस हमेशा किनारे वाले कार्बन में ही होता है, इसलिए प्रोटॉन यहां से निकलेगा क्योंकि बेस बल्की है। तो अब आपको एक एल्कीन मिलेगी, ठीक। तो अब देखो, तो पहले रिएक्शन करने से हमें इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया A। क्लियर। अब सेकंड रिएक्शन में देखो, सेकंड में हमें ओजोनोलाइसिस करवाना है और फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी बच्चों हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां से ब्रेक डाउन हो जाता है, ए को यहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए को यहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये बनने वाला है एक कार्बोनिल कंपाउंड और ये बनने वाला है एक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड ना होके सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं ओनली ओजोनोलाइसिस से, तो पहले ये ऐसा कुछ बनेगा CHO और दूसरा बनेगा HCHO, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन करवाना है H2O से। तो बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर मिलने वाले हैं, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। क्लियर। अगर H2O2 की जगह ZnNH2 होता तब केवल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड तक की होती, लेकिन H2O2 है तो ऑक्सीडेशन होकर कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आंसर होना चाहिए D। क्लियर। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, देखो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है और मिथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछा है द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम A जो स्टार्टिंग मटेरियल है और आइटम 2 रिएजेंट है, और बनाना क्या, हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो देखो, बनाना हमें बेंजल्डिहाइड है, तो ये हमें स्टार्टिंग मटेरियल दे रखे हैं और ये क्या है, रिएजेंट है। तो इनकी मदद से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है और वो करेक्ट मैच करना है। देखिए बच्चों, जो बेंजीन है
वो बेंजीन एल्डिहाइड तभी बनाएगा जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड HCl and ElCl3, और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड गैटरमैन एल्डिहाइड या गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा COHCl, ठीक है, और ElCl3, तो हमें क्या मिल जाता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पर लग जाता है। तो बच्चों फर्स्ट का होने वाला है R। अब दूसरा है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल यानी बेंजीन पर कौन सा ग्रुप, CN ग्रुप। तो बच्चों यहां पर रिएक्शन होने वाली है स्टीफन रिएक्शन, और स्टीफन रिएक्शन के लिए रिएजेंट है HCl प्लस SnCl2 फॉलोड बाय H2O। तो यहां पर जो CN ग्रुप है डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो यानी जो सेकंड है उसका होने वाला है P, और लास्ट में बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड होता है COCl। तो बच्चों ये लिंडलार कैटलिस्ट, और जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। तो रोजनमंड रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, और सल्फर भी होता है इसमें। तो जो COCl ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। ये रिएक्शन हुई स्टीफन रिएक्शन, और ये रिएक्शन हुई गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बच्चों जो आंसर होगा हमारा वो होगा C। फर्स्ट का R, सेकंड का P और थर्ड का Q। क्वेश्चन नंबर 3, A को इतने सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है और उसके बाद आपको मिलेगा ये वाला कंपाउंड। तो इसमें बच्चों कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं 1 बाय 1 आपको करवाता हूं। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे जो आंसर होगा वो होगा A। A कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमने ये साइक्लोहेक्सेन लिया, ठीक। अब साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन करवाई हमने Br2 से और साथ में है HNu, ठीक। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, उसकी जगह में Br आ जाएगा। क्लियर, तो पहला हो गया। अब हमने रिएक्शन करवानी है KOH से, वो भी कैसा है, एल्कोहलिक है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी HBr निकलेगा। तो अब ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, दूसरी हो गई। अब तीसरी देखो, तीसरे में हमने रिएक्शन करानी है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, और यहां पर इस तरह का एक कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ये CHO और अगेन CHO, ठीक है। O3 तक पहुंच गए। अब बच्चों देखो O3 फॉलोड बाय, ये एक साथ चलता है, CH3 इनर्ट सॉल्वेंट है ना, तो ये बन गया। अब लास्ट में हमने करवानी है रिएक्शन NaOH, और साथ में दे रखा है प्लस हीट, और NaOH कौन सा, एक्वस NaOH। तो बच्चों आपको याद होगा कि एक्वस NaOH जो है एल्डोल रिएक्शन करवाता है। यहां पर एक ही कंपाउंड के 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी यहां पर रिएक्शन होने वाली है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एक का कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, ये वाला। क्लियर, तो इन दोनों के बीच अब रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों जैसा आपने एल्डोल रिएक्शन में देखा होगा कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह होने वाली है। अब देखिए बच्चों होगा कैसे, कि ये हमारे पास इस तरह का ग्रुप है, तो इसका जो कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे भी कार्बोनिल कंपाउंड लगा, ऐसा कुछ है ना। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और ये जो कार्बन है वो सीधे कहां अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये और ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें 5 कार्बन की रिंग मिलने वाली है और एक CHO बाहर होगा। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक C डबल बॉन्ड, वो H बाहर होने वाला है, ठीक है। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो। तो देखो
1 2 3 4 5 6, 2 और 6 आपस में कनेक्ट है, और 2 पर बच्चों जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हमें इस तरह का एक एल्डोल मिल गया है जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, और लास्ट में बच्चों दे रखा है हीट। तो हीट करोगे तो माइनस वाटर निकल जाएगा, यानी यहां पर जो है एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तो वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको ये कंपाउंड कुछ इस तरह दिखेगा, CHO डबल बॉन्ड। दिस इज एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट, और ये बिल्कुल आपके प्रोडक्ट के जैसे दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों ए। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको मेजर प्रोडक्ट आर मालूम करना है ना, और कुछ रिएक्शन के सीक्वेंस दे रखे उसमें से सबसे पहले ये है, और इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है, देन इसके साथ करानी है, पी मिलेगा, और पी का तब ये, देन ये, फिर क्यू मिलेगा, क्यू का कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सब करवाना है। तो देखते हैं किस रिएजेंट के क्या काम होते हैं और कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ऊपर लिखा है बच्चों लिथियम NH2 और ईथर। तो बच्चों देखो ये एक बेस है जिसमें कि एक मेटल जुड़ा है, और जब भी मेटल किसी एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ठीक, तो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह में खुद आ जाएगा, तो ये एल्काइन की एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे आ जाएगा मेटल लिथियम। क्लियर? तो पहली रिएक्शन होगी, उसके बाद एक एल्किल हैलाइड है, तो कैसा एल्किल हैलाइड है, ऐसा वाला, ये एल्किल हैलाइड है और जिस पर जो है Br जुड़ा है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये मेटल इस, तो अब आपको कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखेगा, CHC, और ये यहां से जुड़ेगा, देखो C, ये ट्रिपल बॉन्ड तो रहने वाला है ना, तो ये C यहां पे जुड़ा, और एक C इधर जुड़ा है, और एक C इधर जुड़ा है, और इस पर जो है 2 C जुड़े हुए है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बच्चों P। अब P की रिएक्शन करवानी है HgSO4 and H2SO4। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और हाइड्रोलाइसिस किस पर होगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पर होगा। तो जो H और OH है, OH आएगा इस बीच वाले कार्बन पर और H आएगा इस किनारे वाले कार्बन पर। ठीक है, तो आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C और OH, और बाकी इधर का वैसा रहने वाला है। अब देखिए बच्चों यहां पर ट्यूटामेरिज्म होता है, जो H है वो यहां आता है और डबल बॉन्ड यहां आता है, यानी आपको एक कीटोन मिल जाएगा इस तरह से फाइनल। ये देखिए अब मैंने फाइनल लिख ही रहा हूं मैं, ये CC है ना, तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा आफ्टर HgSO4 and H2SO4। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमने NaBH4 से, NaBH4। तो NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो आपको इस तरह का एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सही है, ठीक, ये हो गया हमारा Q। अब Q की रिएक्शन करवानी हमें कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से, और बच्चों कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट भी दे रखा है, यानी डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि बच्चों H प्लस अटैक करके इस OH को OH2 में कन्वर्ट करेगा, और OH2 में कन्वर्ट होते ही ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यानी यहां से वाटर निकल जाएगा और ये एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो मैं कार्बोकैटायन बना ही लेता हूं यहां पर। तो चलो भाई ये मैंने एक कार्बोकैटायन बना दिया है, ठीक है। OH के अटैक करने के बाद एक कार्बोकैटायन मैंने बना दिया है। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, और भी स्टेबल हो सकता है। तो क्या होगा बच्चों, यहां से H इधर आएगा और ये प्लस चार्ज यहां जाएगा, तो अब कार्बोकैटायन यहां चला गया। चलो बना लेते हैं दूसरा भी। तो अब क्या होगा, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके एक टर्सरी कार्बोकैटायन बना देगा, ये वाला, ठीक। और वो जो H था वो तो इधर आ ही गया है, अब ये टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है।
अब बच्चों क्या होगा, कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए एक H को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल में मेजर प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते, तो इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, ये वाला। तो बच्चों ये हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो अब आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन तो ऐसे हैं, और ये डबल बॉन्ड और ये, ठीक है। अब इसको अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5, यानी 2,3 डाइमिथाइल पेंटटूइन। तो बच्चों जो 2,3 डाइमिथाइल पेंटटूइन है वो आपको सी में दिख रहा है, किसमें, सी में दिख रहा है ना, 2,3 डाइमिथाइल पेंटटूइन। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और ये देखिए ये वाला, तो ये ऐसा है CH3 और CH3, इसको हटा दो, तो 1 2 3 4 5, 2,3 डाइमिथाइल पेंटटूइन। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। यहां पर एक डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, NaBH4 SOCl2, A बनेगा, फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन, फिर B बनेगा, फिर DBr की रिएक्शन। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होने वाली है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHNCHO हमारे पास है, और सबसे पहले हमने करवानी रिएक्शन NaBH4 से। तो NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड एज सच लगेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद बच्चों SOCl2, तो SOCl2 का काम होता है OH को हटाना और Cl को लगाना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl इस तरह हो गया, यानी एक एलाइल क्लोराइड बन गया। अब A के बाद रिएक्शन करवानी हमें बेंजीन से, तो बेंजीन प्लस AlCl3। तो बच्चों बेंजीन और AlCl3, यानी आप इस रिएक्शन को ऐसा भी ले सकते हैं, बेंजीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl और प्लस AlCl3। तो ये Cl हटेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ये कार्बोकैटायन अटैक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इस तरह का कुछ होगा, बेंजीन और ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। ये बन गया हमारे पास B, है ना। अब B की रिएक्शन करवानी है DBr से। DBr इज जस्ट लाइक HBr। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी, और मार्कोनिकॉफ जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, D अटैक करेगा और इसको एक कार्बोकैटायन में चेंज करेगा। तो एक कार्बोकैटायन ये बन सकता है, एक कार्बोकैटायन ये बन सकता है, ठीक है। अब देखिए ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा ड्यू टू द मोर स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होके इस पर आ जाएगा, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पर। तो अब आपको जो है कुछ इस तरह का ये दिखेगा। तो CH2 और CH2 प्लस, है ना, क्लियर हो गया। तो ये कार्बोकैटायन की तो हम बात नहीं करते, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो जो इस DBr का नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और D जो है सबसे किनारे वाले पे अटैक उसने पहले कर ही दिया था इस तरह से, है ना। तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा, देखो दिस इज D, दिस इज Br। तो बच्चों आंसर होने वाला है A। क्वेश्चन नंबर 6, the increasing order of reactivity of the following compound towards nucleophilic addition reaction। तो बच्चों यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इन सबको आपको देखना है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अब देखो इस पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा।
तो बच्चों जितना ज्यादा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होता है। तो अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड पर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी कम करेंगे। इसीलिए जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब देख लेते हैं बच्चों, एक हमारे पास है बेंजल्डिहाइड ऐसा, दूसरा हमारे पास है ब्यूटेनोन ऐसा, तीसरा हमारे पास है प्रोपेनोन ऐसा, और चौथा हमारे पास है प्रोपेनल, यानी 1 2 3। तो देखिए बच्चों यहां पर ये दोनों कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो हमेशा एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन से ज्यादा होगा क्योंकि एल्डिहाइड पर R ग्रुप कीटोन से कम है। और इन दो एल्डिहाइड में भी सबसे पहले होने वाला है एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में रिजोनेंस होने की वजह से इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रहता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आएगा प्रोपेनल और उसके बाद आएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर। अब इन दोनों में देखो R किसके पास ज्यादा है, इसके पास R ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो बच्चों कुल मिला के आपको अगर देखोगे तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर ए की रिएक्शन इनके साथ, देन बी की रिएक्शन इनके साथ, फिर सी और डी। तो कई सारे रिएक्टेंट, कई सारे प्रोडक्ट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं शुरुआत करूंगा सी से, सबसे पहले सी फाइंड आउट करो। अब देखो जो सी कंपाउंड है वो कॉन्संट्रेटेड KOH और साथ में हीट बनाता है पोटेशियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल बन रहा है और एसिड बन रहा है और साथ में कॉन्संट्रेटेड KOH भी है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक। अब कैनी-जारो रिएक्शन में प्रोडक्ट ये हैं, इसका मतलब जो हमारा सी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों सी होगा हमारा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ही कैनी-जारो रिएक्शन करके बेंजाइल अल्कोहल और पोटेशियम बेंजोएट बनाता है। क्लियर। अब आ जाओ डी पर। देखिए बच्चों ये जो डी है बेरियम हाइड्रोक्साइड और हीट करके इस तरह का एक कंपाउंड बना रहा है, इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन किस रिएक्शन में बनते हैं, एल्डोल रिएक्शन में। तो बच्चों ये एक तरह की एल्डोल कंडेंसेट रिएक्शन है। और यहां पर कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हमने यूज किया, यहां पर हमने यूज किया एसीटोन, क्योंकि एसीटोन ही रिएक्शन करके ये कंपाउंड देगा। जब आप इसको यहां से ब्रेक डाउन करोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा और यहां पे जो है H लगाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या बन रहा है, एसीटोन। तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेट करके इस टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब हमारे पास डी का भी पता लग गया, तो डी हो गया यहां पर एसीटोन, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो सी और डी हमने मालूम कर लिए। अब देखो यहां पर जो बी कंपाउंड है उसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर, तो बना रहा सी और डी, और सी और डी हमें मालूम है। तो बच्चों अगर हम बी का ओजोनोलाइसिस करेंगे तभी हमें सी और डी मिलेगा। तो अब आप क्या करो, सी और डी को जोड़ के एक एल्कीन बनाओ, और वो एल्कीन क्या होने वाली है, बी होने वाली है। तो किस तरह से जोड़ना देखो मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारे पास सी है, तो इसको ऐसे करिए, ये सी और डी, देखिए डी का बिल्कुल कार्बोनिल इसमें आना चाहिए, तो ये CH3 और ये CH3। ठीक। अब देखो बच्चों दो कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को O हटा के डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये एल्कीन आपको B मिलने वाली है, यानी B हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस टाइप की एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो ए को इसके पास आएगा, ए को इसके पास आएगा, तो ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा और ये एसीटोन बनाएगा। इसका मतलब ये वाली एल्कीन हमारी बी होगी, तो बी विल बी द, ठीक है भाई।
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बी। क्लियर हो गया? तो बी सी डी हमें मालूम चल गए हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं ए की। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो ए कंपाउंड है पहले किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? CH3 MgBr फॉलोड बाय H2O, और तब वो रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट है, ये क्या काम करते हैं? इसका काम होता है डिहाइड्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कंपाउंड है वो CH3 MgBr के साथ मिलकर क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्योंकि अल्कोहल का जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तभी जाके जो है डिहाइड्रेशन करके क्या मिलेगा? ये वाला एल्कीन मिलेगा, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा और उसके बाद कौन सा अल्कोहल बनेगा। यहां पर देखिए बच्चों, जो बी है ना, बी में बेंजीन और बेंजीन के इधर CH ग्रुप है। इसका मतलब ये एक तरह का बाद में जाके बेंजाल्डिहाइड बनाने वाला है। तो आपको ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसमें बेंजीन के बाद CH जुड़ा हो, और वो केवल एक ही में पॉसिबल है, और बच्चों वो स्ट्रक्चर है C वाला। देखो, बेंजीन, बेंजीन के बाद CH। अब देखो, तो हमारा जो एक कंपाउंड होगा वो होगा C वाला। तो अब इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक कीटोन है और ये रिएक्शन करेगा CH3 MgBr के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों हमें मिल जाएगा, यहां पर देखिए, यहां ये हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा ये CH3 ग्रुप, इधर जुड़ जाएगा CH3। तो ये इस तरह का एक कंपाउंड अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। अब देखो, इस अल्कोहल का अगर हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट विद हीट, तो क्या होगा बच्चों? सेटजर रूल के अकॉर्डिंग OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको इस तरह की एल्कीन दिखेगी, है ना। तो इसीलिए हमारा जो एक कंपाउंड होगा वो ये वाला होने वाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों C। क्वेश्चन नंबर 8, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HCN। तो कई सारे आपको एल्डिहाइड दे रखे हैं और HCN के साथ इनका रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता करना है। जैसा मैंने आपको बोला था कि जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, CN न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह का एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। अब देखिए बच्चों, जब कार्बोनिल कंपाउंड में C से O की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां प्लस चार्ज आएगा और यहां माइनस चार्ज आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्लस चार्ज को देख के ही अटैक करेगा। यानी अगर इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी फास्ट होगा। तो हमेशा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का प्लस चार्ज ही देखना है। अगर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो अब प्लस चार्ज देखिए, यहां पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, यहां पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, यहां पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, यहां पर प्लस चार्ज लगा दीजिए। ठीक है, यानी आपने कार्बोकैटायन बना लिया है। अब अगर इस कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाए तो प्लस चार्ज बढ़ेगा और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो प्लस चार्ज घटेगा। अब देखो, जो दूसरा वाला ना, इसमें NO2 है और NO2 बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी NO2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, और ये OCH3 और OCH3 दोनों डोनेटिंग है। इसका मतलब पहले दूसरा और चौथा आना चाहिए। अब देखो बच्चों, दूसरा जो है ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है तो NO2 -R और -I इफेक्ट करेगा, तो दोनों ज्यादा विड्रॉइंग है। जबकि मेटा पर केवल -I इफेक्ट होगा, -R नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आना चाहिए हमारा सेकंड, उसके बाद आना चाहिए फोर्थ। ठीक है, आप देखो सेम कंडीशन यहां पर ऑर्थो पर जुड़ा होगा तो +R एंड -I। ठीक, मेटा पर जुड़ा होगा तो ओनली -I। तो यहां पर देखो विड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो विड्रॉ हो रहा है तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर और लास्ट हमारा आ जाएगा तीसरा, क्योंकि वहां पर डोनेशन हो रहा है। तो 2 4 1 3, तो यानी C विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिएक्शन सीक्वेंस है
ए कंपाउंड CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देन H2SO4 एंड हीट, क्या बना रहा है, बी बना रहा है, और बी का ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय H2O, ये कंपाउंड दे रहा है। तो हमें ए को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों देखिए ए क्या हो सकता है। चलिए, तो ए के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, ए गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और बच्चों पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। तो ए बी सी डी जितने भी ऑप्शन है सबके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, यानी सारे के सारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्लियर। अब जब ये एक कंपाउंड CH3MgBr फॉलोड बाय वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। और कौन सा एल्कोहल बनाएगा बच्चों, टर्सरी एल्कोहल बनाएगा, क्योंकि सारे यहां पर कीटोन है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए बी सी डी चारों ऑप्शन की रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr के साथ, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो होगा क्या बच्चों, देखो फर्स्ट में जब भी हम इसकी CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये O जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां CH3 जुड़ जाएगा इस तरह से, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर। सेम कंसेप्ट यहां पर भी होगा, देखो यहां OH आ जाएगा और यहां CH3। ठीक है, यहां भी ऐसे हो जाएगा, यहां OH आ जाएगा और यहां CH3। तो सबसे पहले सारे कीटोन को आप टर्सरी अल्कोहल में चेंज कर दो, हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन हो गई। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे में। तो दूसरे में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हीट। यहां पर बच्चों डिहाइड्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट का काम होता है डिहाइड्रेशन, यानी वाटर को रिमूव कर देगा। अब होगा क्या बच्चों, देखिए ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेगा और एक OH बगल वाले कार्बन से निकल जाएगा, तो यहां पर एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो जब वाटर निकलेगा तो एक रिंग ऐसी बन जाएगी, यहां से भी जब वाटर निकलेगा तो ये रिंग बन जाएगी, यानी हर किसी में वाटर निकलेगा और एक रिंग इस तरह से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो अब सब केस में आप रिंग बना के देख सकते हैं। तो बी कंपाउंड हमारा तैयार हो गया। अब चलिए देखो आगे, देखो बी सब में बना दिया, बी हमने बेंजीन के साथ रिंग बना दी। अब क्या करना है बच्चों, ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय H2O। तो ओजोनोलाइसिस का काम होता है डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना और दो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर बन जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं ए की बात करूंगा। तो सबसे पहले ए देखो, तो ए यहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा, यहां पर आएगा CHO और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां कीटोन था। तो ए कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, देखो ये, और यहां पर ये CH3 ऊपर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, और यहां पर देखिए ये ऐसा था, यहां दो CH3 थे, एक और दो, यहां CH3, यहां भी CH3, और यहां जाके ये CHO ऐसा बन जाएगा, ये A हुआ। अब B कैसा बनेगा देखिए, जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां टूट जाएगा। देखो B ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड O और ये H है ना, CHO आएगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो ये CHO हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, कीटोन। ठीक है। तो आप देखो ये ऐसा, दो CH3, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, और यहां पे जो है ये CH3 इधर होगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, है ना। ये B रहा, C कैसे होगा देखो, ये अगेन ये CHO, ठीक है, यहां पे ऐसा दो CH3, केवल दो ही CH3 है, ठीक, और यहां हो जाएगा CHO, है ना, यहां पे डबल बॉन्ड था। और जो D है वो कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड और ये CH3 डबल बॉन्ड है ना, ये अब देखिए दो CH3, एक CH3 नीचे इधर, और इधर भी कीटोन बनेगा इस तरह से। ठीक,
तो बच्चों अब देखो, जो हमारा फाइनल कंपाउंड है वो किसके साथ मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है बी के साथ। देखो, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब बी का ओरिजिनल एनालिसिस करेंगे तो बी ऑप्शन ही जो है आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया बी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए से बी बन रहा है, बी से 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन रहा है। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि ए और बी क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ए की रिएक्शन CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब ए जो है कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। तो बी में बी एल्कोहल। ठीक है भाई। तो ए कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और बी जो है एक एल्कोहल होगा। यहां पर बी से 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन रहा है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है। अब देखिए बच्चों, तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जो Cu की प्रेजेंस में एक एल्कीन बनाता है वो हमेशा एक एल्कोहल ही होने वाला है। यानी बी का कंफर्मेशन हो गया एल्कोहल, क्योंकि ये एल्कोहल Cu की प्रेजेंस में एल्कीन बनाता है। और ये किस तरह का एल्कोहल होना चाहिए बच्चों? टर्सरी एल्कोहल होना चाहिए, तभी जाके ये एल्कीन बनाता है। Cu का काम होता है ऑक्सीडेशन करना। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन टर्सरी एल्कोहल का ये डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाता है। चलिए, तो अब मैं 1 बाय 1 आपको सारी रिएक्शन समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ए है वो इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये यानी ब्यूटेन 2 ओन। अब जब इसकी रिएक्शन आप करोगे CH3MgBr फॉलोड बाय H2O, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो इसका जो R है वो सीधे यहां पर अटैक करेगा, है ना। और बाद में जब फॉलोड बाय H2O करोगे तो ये O के साथ H आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है आपको इस तरह का एक एल्कोहल देखने को मिल जाएगा, ये वाला टर्सरी एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B, ये टर्सरी एल्कोहल। ठीक, अब जो है टर्सरी एल्कोहल की हम Cu एट हाई टेम्परेचर 573 डिग्री केल्विन के साथ करेंगे। तो बच्चों टर्सरी एल्कोहल क्या बनेगा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करके वाटर को निकाल देगा। तो OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C और इधर CH3 और इधर भी CH3। तो बच्चों ये हो गया आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कंपाउंड ए में कार्बन का मास परसेंटेज क्या होगा, इसमें कार्बन का मास परसेंटेज क्या है। तो ये हमारे पास है ब्यूटेन 2 ओन। तो कार्बन का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हर किसी एलिमेंट का आप मास पता करो। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो कार्बन का टोटल मास कितना होगा? 4 × 12 बराबर 48। उसके बाद ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन केवल एक है, तो 1 × 16, तो कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन है 8। तो 8 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 72। तो टोटल मास हमारे पास आ गया 72। अब हमें कार्बन का मास पता करना है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन का टोटल मास कितना है? 48 × 100 बाई टोटल कंपाउंड का मास। तो बच्चों ये आने वाला है 66.66 आएगा, तो 67 लिख दो आप ना, 66.67%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। अब देखो
यहां पर हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है और उसकी रिएक्शन हमने करनी है H3O+ यानी एसिडिक कंपाउंड। तो एसिडिक सबसे पहले क्या करेगा, H+ को देगा। अब किसको देगा, देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। तो इधर आने वाला है प्लस और इधर आने वाला है माइनस, है ना। तो बच्चों जो H है वो कहां पर अटैक करेगा, माइनस पर अटैक करेगा। तो अब ये कंपाउंड कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है और डबल बॉन्ड यहां पे, और ये O और ये H हो गया और ये हो गया प्लस, है ना। अब देखिए बच्चों इस कंपाउंड में अगर आप रिंग को देखोगे ना, इस वाली रिंग को, दिस रिंग इज एरोमेटिक। हकेल रूल आपने पढ़ा होगा, तो हकेल रूल के अकॉर्डिंग ये रिंग क्या हुई, एरोमेटिक। और जो बच्चों एरोमेटिक होता है उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और कंपाउंड भी ये बना लेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, और कई सारे रिएजेंट दे रखे हैं और यहां पर दे रखा है हेक्स3 आइनल। तो इसके साथ रिएक्शन करनी है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। हेक्स3 आइनल को सबसे पहले बना देते हैं, 1 2 4 5 6, ठीक। तो लास्ट में है आइनल यानी ये CHO होगा और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। तो ये बन गया आपका हेक्स3 आइनल, ठीक है भाई। अब सबसे पहले रिएक्शन करानी है NaBH4 से, NaBH4 यानी NaBH4 बच्चों क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो है एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। और एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, यहां पर हो जाएगा बच्चों CH2OH। तो ये हमारे पास हो जाएगा हेक्स3 आइनॉल, हेक्स3 आइनॉल, है ना, अल्कोहल बन गया। तो एक का काम हो गया। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे में क्या बोल रहा है, PBr3, PBr3। तो जो PBr3 है वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह में Br लगा देगा। तो अब नया कंपाउंड कुछ इस तरह का हो जाएगा, देखो, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। अब तीसरी रिएक्शन Mg प्लस ईथर, Mg प्लस ईथर, Mg प्लस ईथर। तो बच्चों जब कोई एल्किल हैलाइड, ये अब क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, है ना। एल्किल हैलाइड Mg प्लस ईथर के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा यानी RMgX बना लेगा। तो R क्या हुआ, ये, और Mg और X ये रहा। तो R हमारे पास होगा और ये हो जाएगा MgNBr यानी ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों देखो, अब 3 रिएजेंट तो हमने यूज कर लिए, अब चौथा रिएजेंट CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है। तो बच्चों देखो, अब जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। और इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, देखो, RMgX प्लस C डबल बॉन्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। ये जो R है वो इस पर अटैक करेगा और ये MgX है वो इस पर अटैक करेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों RCOMgX और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो क्या होगा, यहां पर H आएगा, ये पूरा निकल जाएगा और इसके साथ OH आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बना, RCOOH, एसिड बन गया। तो यहां पर भी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। तो C के बाद एक और कार्बन जुड़ के COOH कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, कितने कार्बन, 6 कार्बन तो पहले से थे और एक कार्बन और जोड़ना है। कौन सा वाला, COOH वाला, ये वाला। बस ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज अनस्टेबल इन एक्वस बेस।
तो कौन सा अल्कोहल का डेरिवेटिव एक्वस बेस में अनस्टेबल होता है? तो एक्वस बेस मतलब यहां पर जो है, जैसे अगर मैं KOH और प्लस वाटर का यूज करता हूं, है ना, तो एक्वस बेस में हमेशा एस्टर अनस्टेबल होंगे जबकि अल्कोहल स्टेबल रहता है। इन ऑप्शन में आप देखोगे कि जो ए है वो एस्टर है, देखो RCRR, तो ये यहां से टूट जाएगा। जबकि देखो बच्चों, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है ना, तो ये सारे स्टेबल रहने वाले हैं, क्यों? केवल और केवल एस्टर अनस्टेबल होके एसिड और अल्कोहल बना लेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। तो यहां पर हमें अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में इन कंपाउंड में पता करना है, क्या ऑर्डर होगा। अब देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो यहां पर ये रहा, यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पर ये। तो जब आप किसी कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो वो एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 COOCH3 है और ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन है। आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOCH2 माइनस, है ना। दिस इज कंजुगेट बेस, ये हुआ कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ये कंपाउंड उतना ही इजिली प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब हमें यह देखना है कि कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो सब में मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखो, तो एसिडिटी जो है वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है वो इस फॉर्म में आएगी। सबसे पहले ये वाला, देन ये वाला, देन C वाला और लास्ट D वाला। अब देखिए, जो B वाला है उसका बेस इस तरह से यहां पर बनेगा। तो इसके पास दो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप होने से माइनस चार्ज डिस्पर्स होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके पास एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी B वाले से कम होगी, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, विड्रॉइंग के साथ साथ डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा है। ये वाला डोनेटिंग ग्रुप है ना, और इट इज ऑल्सो डोनेटिंग ग्रुप। तो ये डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। जो NMe2 है इसके पास दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, प्लस I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जबकि यहां पर कुछ ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, B, देन A, देन C और देन D। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा A। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर पूछा है आपको A और B के बारे में आपको पता करना है, व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए हैं, और इसकी रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड के साथ है जो इस तरह का आपको दिखता है, ठीक है, और साथ में AlCl3 है। तो बच्चों AlCl3 का काम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इस कंपाउंड को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो ये यहां शिफ्ट होंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये पूरा के पूरा बॉन्ड निकल जाए। अब ये प्लस वाला बेंजीन रिंग पर यहां पर अटैक करेगा। यहां पर क्यों अटैक किया, क्योंकि इन दोनों से मैक्सिमम डिस्टेंस ही होगी, या तो यहां करेगा या तो यहां करेगा। बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर कभी भी अटैक वो नहीं करेगा क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इन दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो ये वाला हमने लिख लिया। तो अब आपको कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखेगा, O माइनस और क्लियर। अब क्या होगा बच्चों, ये मीडियम से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके यहां OH आ जाएगा। तो मैंने यहां पर OH लगा दे रहा हूं, OH, ठीक है, ये हो गया OH। तो ये हमारा हो गया A, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद A की रिएक्शन हमने करनी है ZnHg प्लस HCl, जिंक अमलगम और HCl। ये क्लेमेंशन रिडक्शन का एक रिएजेंट है जिसका काम होता है एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देना। तो बच्चों देखो, यहां पर एक कीटोन ग्रुप है तो ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, यानी O हट जाएगा, CH2 लग जाएगा। तो
अब आपको नया कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां था OH और यहां डबल बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सेकंड रिएक्शन है H3PO4। H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का काम होता है डिहाइड्रेशन करना। अब डिहाइड्रेशन कहां से होगा? बेंजीन का एक H और इधर का OH रिमूव हो जाएंगे और ये एक रिंग बन जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा, है ना। तो अब आपको कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखने वाला है। 1 2 3 और ये इस तरह, ये हो गया हमारा B। तो बच्चों A और B किसके साथ मैच कर रहा है? A और B मैच कर रहा है ऑप्शन B के साथ। ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O2 और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं विद डाइल्यूट H2SO4, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये एस्टर होना चाहिए। तो A जो है एक एस्टर होना चाहिए जिसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो एक एसिड देता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एक अल्कोहल देता है। ये तो हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड B होगा और अल्कोहल C होगा। जो अल्कोहल है यानी जो C है वो व्हाइट टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl। अब देखो बच्चों, अल्कोहल की जब हम जिंक क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्लोराइड और HCl को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो टर्बिडिटी आती है। अब बच्चों टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्कोहल है। तो यहां पर पूछा है कि टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है, यानी विद इन 1 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ जाती है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल था वो टर्सरी अल्कोहल था, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ही 1 मिनट के अंदर अंदर टर्बिडिटी दे देते हैं। तो अब आपको इस एस्टर का पता करना क्या है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब इस एस्टर का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको एक ऐसा अल्कोहल मिलेगा जो टर्सरी होगा। तो बस इसी क्लू के साथ आपको ये देखना है। तो चलो देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा तो ये हो जाएगा OH और ये। तो आपको बच्चों इस तरह का कुछ C डबल बॉन्ड O, ये OH हो जाएगा और प्लस OH और ये। तो बच्चों देखो पहला ही ऑप्शन में जो है एक टर्सरी अल्कोहल आपको मिल रहा है ना। ये देखो टर्सरी अल्कोहल देगा ये वाला, तो इसका मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको जो है प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, यहां पर भी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, यहां पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, है ना। बोलने का मतलब यह है कि ए ही जो है आपको टर्सरी अल्कोहल देगा, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। A compound P on treatment with Br2 FeBr3 in the presence of CCl4 produces single isomer। केवल एक ही Br लगने वाला है और अगर हम इसको हीट करें सोडा लाइम के साथ तो टॉल्विन देता है। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों ये ढूंढो कि ऐसा कोई कंपाउंड जो केवल एक ही Br को एक्सेप्ट करेगा कौन सा है। देखो एक ही बात करेंगे, ये COOH ग्रुप जुड़ा है, ये टॉल्विन जुड़ा है, यानी CH3 जुड़ा है। जो रिएक्शन होगी वो CH3 ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। तो जब हम इस पर Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों देखो ये ऑर्थो पैराडाइटिंग है, एक यहां पर आ सकता है और एक यहां पर आ सकता है। ठीक है, तो ये केवल एक ही आइसोमर देगा, या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पहले से ही इंगेज्ड है। तो ए ऐसा कंपाउंड होगा जो केवल एक ही आइसोमर देगा, 1 आइसोमर। अब बी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, तो एक यहां भी आ सकता है, एक पैरा पर आ सकता है, ठीक है, और एक यहां पर आ सकता है। ये दोनों तो एक हुए, लेकिन पैरा वाला भी आ सकता है, तो ये अलग हो गया, 2 आइसोमर बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 आइसोमर बनेंगे, ये दोनों एक जैसे और ये अलग हो गया।
तो बोलने का मतलब अगर पैरा पर अटैक हुआ तो एक आइसोमर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। इस केस में भी ऐसा होगा, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, तो एक यहां आ सकता है और एक यहां आ सकता है। तो बच्चों केवल हमारे पास ए ऑप्शन ऐसा है, एक ऐसा है, देखो COOH और CH3, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Br2 प्लस FeBr3 CCl4, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो केवल एक ही आइसोमर पॉसिबल है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक हो गया। और बच्चों इसका अगर हम NaOH और CO यानी सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो COOH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमें केवल टॉल्यूइन मिल जाएगा, बस। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H20O2 है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या देता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एक अल्कोहल देता है। इसका मतलब ये एस्टर है। और जब हम इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 H2SO4 के साथ, तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है जो ऊपर से। तो अब आपको यह देखना है कि ए क्या नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल फॉर ए, ठीक। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ए पकड़ते हैं, तो ए का हाइड्रोलाइसिस यहां से होगा, तो ए जो है इस तरह का एक CH2 CH CH3 और यहां OH आ जाएगा और इधर COOH है ना, और CH2 CH CH3 और C2H5, ठीक है। ये अल्कोहल हो गया, ये B और ये C। अब जब बच्चों आप इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे CrO3 H2SO4 के साथ, तो ये बन रहा है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते हैं। और जब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि बी के ऑक्सीडेशन से सी नहीं बन सकता है, इसीलिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब बाकी और देख लेते हैं। यहां हाइड्रोलाइसिस इधर होगा। अब देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट जो है ऑक्सीडेशन से इस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकते हैं। तो देखो बच्चों ये वाली चेन और ये वाली चेन सेम है, केवल इस CH2OH को COOH में चेंज होना है, आराम से हो जाएगा। यहां पर भी सेम कंडीशन है, देखो 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 1 2 3 4, देखो 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो वो CH2OH को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। क्लियर? यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये देखो। तो बोलने का मतलब है बी, सी और डी में जो अल्कोहल बनेगा वो ऑक्सीडाइज होके उसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनेगा एस्टर जिसमें टूटा था। ठीक है, तो ए में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू देम। यहां पर है ए ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड और यह है बी पैरासैलिसाइलिक एसिड, है ना, दोनों सैलिसाइलिक एसिड है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलिन देन ए। दूसरा स्टेटमेंट है बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि बी में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि ए में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखो, बी डिसॉल्व मोर रेडली देन ए इन वाटर। तो बच्चों देखो जो बी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी इज मोर लाइकली टू क्रिस्टलाइन देन ए। अब देखिए बच्चों, जब हम ए और बी को वाटर में डिसॉल्व करेंगे
और टेम्परेचर को कम करेंगे। बी की सॉल्युबिलिटी ए से ज्यादा है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका क्रिस्टलाइजेशन भी धीमा होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ए की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ये जल्दी क्रिस्टल होगा एज कंपेयर टू बी। तो इसीलिए केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आएगा दूसरा वाला, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद देखो, तीसरा और चौथा दोनों ही क्या है, फिनॉल है, दोनों ही फिनॉल है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है। तो उसके बाद आ जाएगा फिनॉल, लेकिन तीसरा और चौथे में से कौन सा होने वाला है। तो देखो बच्चों, ये NO2 से मालूम पड़ेगा। जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस और माइनस आई, तो ये पैरा पोजीशन पर जो है ज्यादा विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। इसीलिए पैरा पोजीशन का जो OH है वो जल्दी से H को रिलीज कर देगा, तो तब आ जाएगा हमारे पास थर्ड, फिर आ जाएगा बच्चों फोर्थ, और सबसे लास्ट आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट क्योंकि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, देखिए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में चेंज करना है। अब चेंज क्या हुआ पहले देखिए, ये अमाइड था, इधर भी अमाइड है, चेंज नहीं हुआ। इधर कीटोन है, इधर कीटोन है, चेंज नहीं हुआ। इधर साइनाइड है, इधर साइनाइड है, चेंज नहीं हुआ। केवल चेंज क्या बच्चों, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, और ये बन गया अल्कोहल यानी CH2OH। तो क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ, है ना, रिडक्शन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, मैं NaBH4 की बात कर रहा हूं, NaBH4। तो NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। लेकिन दोनों ही, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और NaBH4 है, दोनों ही कीटोन ग्रुप को किसमें चेंज करते हैं, अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों लेकिन यहां पर चेंज तो हुआ नहीं, ये कीटोन था, चेंज हुआ नहीं, और दोनों साइनाइड ग्रुप को जो है CH2NH2 में चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब B और C पॉसिबल नहीं है। सेम कंसेप्ट H2PT के साथ होता है, मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल और हाइड्रोजन क्या करते हैं, साइनाइड ग्रुप को जो है CH2 और NH2 में चेंज करते हैं, अमीन ग्रुप में, लेकिन यहां पर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो बच्चों आंसर होना चाहिए A, B2H6। और B2H6 क्या करता है, सेलेक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करने के, न तो ये अमाइड को, न तो कीटोन को, और न तो साइनाइड को चेंज करता है। इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर पूछा है, ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन X एब्जॉर्ब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक, एंड ऑल्सो गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो X है उसका अगर हम ओजोनलाइसिस करेंगे तो वो A बनाता है, और A जो है इस कंपाउंड के साथ, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये B बनाता है ना, और इस तरह का कंपाउंड देता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो A है वो एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, ये तो हुआ, तभी जाके टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी। तो चलो ऐसा करते हैं, सब कंपाउंड की हम ओजोनलाइसिस करवा के देखते हैं। तो जब बच्चों हम इसका ओजोनलाइसिस करवाएंगे तो ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, 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 और ये यहां से टूटेगा, ठीक। तो पहले मैं ए को बना रहा हूं, है ना। तो देखो ए कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज ए। बी कैसा बनेगा, सी कैसा बनेगा, देखो
CHO CHO और ये है ना, और D कैसा बनेगा, D तो डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, है ना। तो ओजोनोलाइसिस कराने से सारे कंपाउंड इस तरह चेंज हो जाएंगे। इनमें से A होगा कोई। अब A जो है टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैंने बोला कि A में जो है एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो बच्चों देखो इसके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं, तो D तो ऑप्शन से हट गया, A, B और C। ठीक, अब जो है जो A है वो टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन कराओ। तो जब हम टॉलेंस रेजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, CHO किसमें कन्वर्ट, COOH। ठीक, ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलेटिक एसिड कौन सा है, C से मिलकर बन रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, ये 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और यही हमारा B है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा C, क्योंकि C से ही हमें 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो आंसर हो जाएगा C। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चाहिए तो ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, उससे आप बाकी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।